आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी सेकंड बुक है। सेकंड बुक से चैप्टर हमारा सेकंड है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता चैप्टर को हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चलूंगा, तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। एक बार आप सिलेबस को ध्यान से देखो। आपकी सेकंड बुक की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड बुक में आपके टोटल 8 चैप्टर हैं। ठीक है, जिसमें से हमने पहला चैप्टर करवा दिया है। आज हम सेकंड चैप्टर कर लेंगे, फिर धीरे धीरे करके सारे चैप्टर अपने कंप्लीट कर लेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। और आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाके क्लास 11 ESP सर्च करना है। इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वतंत्रता कि स्वतंत्रता क्या होता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र वगैरह ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो स्वतंत्रता हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं कि हमें मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर, ठीक है, जो ताकतवर लोग होते हैं या ताकतवर समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, वो ऐसे लोगों पर या ऐसे समुदायों को कहीं ना कहीं अपना गुलाम बना लेते हैं। ठीक है, जो कि कमज़ोर होते हैं। आपने देखा होगा कि ताकतवर लोगों ने कमज़ोर लोगों को अपना गुलाम बनाया और उन पे शासन किया, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, और उनका शोषण भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो अंग्रेज भारत आए थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया था और उन पे शासन किया, भारतीयों का शोषण किया। फिर हम बात करते हैं मुगलों की, तो मुगलों ने भी कुछ इसी प्रकार से किया, गुलाम बनाया और उनका शोषण किया। और जबरन मुगलों ने क्या करा, जो हमारे यहाँ पे भारतीय होते थे, हिंदू होते थे, और जबरन तलवार की नोक पर उनका धर्म परिवर्तन भी करवाया। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से शोषण होता है जो कि हम इतिहास में देखते हैं, हमको देखने को मिलता है। ऐसा केवल भारत में नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में देखें तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इतिहास में हुआ है और ऐसा आगे भी होता ही रहता है। जहाँ पे भी जो शक्तिशाली समूह होते हैं, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर लोगों का शोषण करते ही हैं। ऐसा आपने देखा होगा, जो ब्रिटिश ब्रिटिश जो पुलिस थी, ठीक है, अंग्रेजों की जो पुलिस होती थी, वो किस प्रकार से जो भारतीय होते थे, जो इंडियन होते थे, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार करती थी, कैसे उनको उनका शोषण करती थी। ये हमने जब भी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इतिहास में हम इन शक्तिशाली समूहों के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो शक्तिशाली समूह थे, आपने ये भी देखा होगा कि इतिहास में कहीं ना कहीं इनके खिलाफ संघर्ष किया गया और कहीं ना कहीं इनसे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, अंग्रेजों से भारतीयों ने अपनी लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए, ठीक है, संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्त करी। इन सभी ने ये संघर्ष जो है वो क्या प्राप्त करने के लिए किया था, तो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था, यानी कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, फिर संघर्षों के बाद हमारे हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद जाके स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज़ादी जो होती है, स्वतंत्रता जो होती है, उसका कहीं ना कहीं मानव के जीवन में बहुत महत्व होता है। ठीक है, यदि आपकी कोई स्वतंत्रता छीन ले, ठीक है, आपको कहीं कैद कर ले या आपको कुछ अधिकार ना मिले, तो आप बहुत बेकार फील करोगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी गरिमा, अपने जीवन को सही तरीके से नहीं चला सकते हो। तो स्वतंत्रता एक मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यही हमको समझना है। तो यहीं पे अपना क्वेश्चन बन जाता है कि लोगों ने संघर्ष किया स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। ठीक है, बहुत सारे लोग जेल में रहे, उनको बहुत पनिशमेंट मिला, बहुत उनका शोषण हुआ, उन पे यातनाएं की गई। आखिर क्यों की गई, क्योंकि उनको स्वतंत्रता चाहिए थी। तो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ये सब कुछ सहा। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि आखिर ये स्वतंत्रता होती क्या है, यानी स्वतंत्रता का क्या मीनिंग होता है, क्या उसका अर्थ होता है, क्यों लोग स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये हमको समझना है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, स्वतंत्रता ऐसा क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा स्वतंत्रता में क्या है, तो अब हम समझेंगे स्वतंत्रता को। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों के द्वारा किया गया जो संघर्ष है, ठीक है,
ये संघर्ष जो है कहीं ना कहीं लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं, इसको दिखाती है कि वो अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करें। ठीक है, लोग क्या चाहते हैं कि उनको आज़ादी हो, अपना जीवन जो है अपने तरीके से जी सकें, अपने जीवन को अपने आप नियंत्रित कर सके। ठीक है, यानी स्वयं अपने जीवन को नियंत्रित कर सके, ऐसा लोग चाहते हैं। और वो अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर चाहते हैं कि भाई जो हमारी इच्छाएं हम उसको व्यक्त करें, हम जो चाहें हम वो कर सकें, इसकी हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्वतंत्रता इतनी इंपॉर्टेंट होती है एक मनुष्य के जीवन में। ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं, ना केवल व्यक्ति बल्कि समाज भी अगर हम देखें, ठीक है, हमारा जो सोसाइटी होती है वो भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देती है, क्योंकि सोसाइटी में, समाज में हर व्यक्ति क्या चाहता है, अपनी स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है स्वतंत्रता के ऊपर है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, और यह भी चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और उनके भविष्य की रक्षा हो। समाज जो है वो ये भी चाहता है कि उनका जो कल्चर है, उनका जो फ्यूचर है, उनका भविष्य है, उसकी भी रक्षा हो सके। ठीक है, लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कुछ कानूनों की जरूरत होती है। यदि हम सही तरीके से देखें स्वतंत्रता को, तो हम देखते हैं कि लोगों की अलग अलग प्रकार की आकांक्षाएं होती है, लोग अलग अलग तरह की इच्छाएं अपने मन में रखते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि समाज में कुछ नियम होने चाहिए। ठीक है, कुछ रूल्स होने चाहिए। ये रूल्स हमको संविधान के तहत मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ कानून होने जरूरी होते हैं। तो ये कौन से रूल्स, कौन से कानून हैं, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या जरूरी होता है। ठीक है, अभी क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो छोटा छोटा आप ये समझते हुए चलो। ये भी हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ सीमाएं तय की जाए। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन ये भी अपने को समझना है कि स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ सीमाएं भी तय होनी चाहिए, यानी कि कुछ लिमिटेशन भी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई व्यक्ति बोले भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो बम बनाना चाहता हूँ, तो ये स्वतंत्रता क्या किसी को दी जा सकती है? ये आज़ादी किसी को देनी चाहिए कि वो बम बनाए, बम फोड़े और तबाही मचाए? नहीं दिया जा सकता ना। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशन हो कि वो क्या कर सकता है, किस चीज़ की उसको स्वतंत्रता मिल रही है, क्या नहीं कर सकता है, ये भी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये माना जाता है कि सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं। ठीक है, और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिससे हम अपना विकास कर सकें। तो ये जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशन है स्वतंत्रता में, इसको आप नेगेटिव नजरिए से मत देखना, नकारात्मक। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी परिस्थिति प्रदान करती है जिससे हम अपना विकास कर सकें। यदि मनुष्य को अपना विकास करना है तो स्वतंत्रता जरूरी है, और स्वतंत्रता विद लिमिटेशन, यानी कुछ सीमाओं के साथ होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज की स्वतंत्रता मनुष्य को नहीं दी जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जो स्वतंत्रता होती है उसका क्या महत्व होता है, क्या अर्थ होता है। फिर स्वतंत्रता का जो सकारात्मक और नकारात्मक आयाम होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, आपके एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही आपको बता दे रहा हूं, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना। दो तरह की स्वतंत्रता होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इन दोनों के बारे में आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। फिर तीसरा आपका जो टॉपिक बनता है वो हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत से आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँ ना इस चैप्टर का, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो हानि सिद्धांत है। ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम दो व्यक्तियों की। इसको आप स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में देख सकते हो। पहले हैं हमारे नेल्सन मंडेला और दूसरे हैं आंग सान सूकी। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है। ठीक है, अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो इन्होंने 28 साल अपने जीवन के जेल में बिताए हैं। तो आप समझ सकते हो कि स्वतंत्रता के लिए कितनी भारी कीमत इन्होंने चुकाई है। तो इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी की। नेल्सन मंडेला जो है वो कौन है, ठीक है, ये समझना है। तो ये साउथ अफ्रीका के हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये साउथ अफ्रीका से हैं और
इन्होंने जो संघर्ष किया था वो रंग भेद के खिलाफ किया था। जिस तरीके से भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम रहा है, उपनिवेश रह चुका है। तो वहां पे अंग्रेज जो होते थे, अंग्रेज को हम कह सकते हैं गोरे, और साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो कैसे होते थे, काले होते थे। तो जो गोरे लोग थे यानी कि जो अंग्रेज थे, काले लोग थे यानी कि जो साउथ अफ्रीकन थे, तो गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, इसी को रंगभेद कहा जाता है। तो वहां पे जो अंग्रेज जो इन काले लोगों के साथ भेदभाव कर रहे थे, तो इन नेल्सन मंडेला ने उस रंग भेद के खिलाफ यहाँ पे क्या किया था, संघर्ष किया था। ठीक है, और इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। इसमें इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका में लोगों के साथ भेदभाव होता था। ठीक है, तो अपनी आत्मकथा में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी जो शासन था इसके खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में लिखा कि किस प्रकार से उन्होंने, जो वहां पे रंगभेद होता था लोगों के साथ, उसके खिलाफ इन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से इन्होंने उसके लिए संघर्ष किया, अपने लोगों के लिए संघर्ष करा। गोरे लोगों की जो शासन की जो अलगाववादी जो नीति थी, जो लोगों में एक भेदभाव पैदा करती थी, उसके खिलाफ इन्होंने क्या करा, कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखाया, अपना आंदोलन किया, अपना संघर्ष किया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों का अपमान और पुलिस अत्याचार के बारे में भी बातें की है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो काले लोगों का अपमान होता था, उनकी इंसल्ट होती थी, और वहाँ की जो अंग्रेजों वाली पुलिस थी वो कैसे इनके साथ भेदभाव करती थी, इनको पनिश करती थी, कैसे इनको सजा देती थी, इनका अत्याचार करती थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉयलेंस आपको दिखता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये जो है नेल्सन मंडेला, इन्होंने संघर्ष किया था जो काले लोगों के साथ जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ। ठीक है, और इस स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के जो 28 साल हैं वो जेल की कोठरियों में बिताया था। ठीक है, जेल में इनको भेज दिया गया था, 28 साल तक ये जेल में रहे थे। आप सोच सकते हो 28 साल बहुत बड़ा समय होता है। 28 साल में एक बच्चा, ठीक है, यंग और यंग से भी ज़्यादा पहुंच जाता है। 28 साल में एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। तो आप सोचो 28 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, इन्होंने जेल में बिताया है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हमारे वो है आंग सान सू की। इनके बारे में समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये म्यांमार की हैं। कहाँ की है? म्यांमार की। ठीक है, इन्होंने फ्रीडम फॉर फियर इस पुस्तक, ये इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने बताया कि आंग सान सू की जो है ये म्यांमार में उनके घर में कैसे इनको नज़रबंद किया गया। नज़रबंद करने का मतलब होता है कि जब किसी नेता को, किसी व्यक्ति को उसके घर में ही कैद कर लिया जाए, उसको घर के अंदर सुविधाएं तो हैं लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, कोई फैसला नहीं ले सकता, तो ऐसे में उसको नज़रबंद कहा जाता है। तो इनको इनके घर पे कैसे नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, इनके जो इनके पति जो थे उनको बीमारी थी कैंसर की। ठीक है, इनके पति एडमिट थे हॉस्पिटल में और उनसे इनको मिलने की परमिशन नहीं थी, यानी कि उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, उनसे इनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। ठीक है, इनको घर में कैद कर दिया गया, इनके पति से इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि किस प्रकार से इनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। आंग सान सू की जो है ये अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। ठीक है, और डर से मुक्ति, ये कहते हैं कि भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। बिल्कुल कहना इनका सही है, क्योंकि जब तक हमारे मन में भय है, चाहे वो किसी के प्रति हो, तब तक हम एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। वही यहाँ पे हो रहा था म्यांमार में कि लोगों की आज़ादी जो है वो छीन ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति पे बाहरी कोई प्रतिबंध नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र है। यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण, ठीक है, और दबाव ना हो, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, कोई दबाव ना हो, वो बिना किसी पर निर्भर हुए अपने फैसले स्वतंत्र होकर ले सके, ठीक है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वतंत्र माना जाएगा। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? किसी पे कोई बाहरी प्रतिबंध ना हो, व्यक्ति अपने आप सोच समझकर अपने लिए फैसले ले सकता हो, निर्णय ले सकता हो, उसको पूरी आज़ादी हो, तो उसको स्वतंत्रता कहते हैं। फिर स्वतंत्रता का अर्थ जो है व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है, यानी वो अपने विचारों को, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, इससे देखा जाता है उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है। और इस हम अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति है जिसमें
लोग जो हैं अपनी रचनात्मकता यानी अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी क्षमता यानी अपनी कैपेसिटी को कहीं ना कहीं इसका विकास कर सकते हैं। अपनी रचनात्मकता का, अपनी क्षमताओं का क्या कर सकता है व्यक्ति, विकास कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या व्यक्ति को समाज में पूरी तरीके से बिना किसी प्रतिबंध के रखा जा सकता है? क्या हर प्रकार का प्रतिबंध जो है वो हटा देना चाहिए? तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें, उसको बोल दें कि भाई तेरा जो दिल करता है तो वो कर, तो क्या ये सही है? नहीं। मान लो अगर कोई व्यक्ति पत्थर उठाता है, बस पे मार देता है, बस के शीशे फोड़ देता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, और वो ये बोले कि भाई मुझे तो स्वतंत्रता है, ठीक है, मुझे तो हर तरह की स्वतंत्रता है, तो क्या ये स्वतंत्रता किसी को देनी चाहिए? ऐसी आज़ादी नहीं दे सकते। तो कुछ स्वतंत्रताओं पे प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक है, कुछ सामाजिक प्रतिबंध होने चाहिए जो न्यायोचित हो यानी कि सही हो। तो देखिए, समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। आप ये मत सोचना कि स्वतंत्रता मिल रही है तो आपको हर तरह की स्वतंत्रता मिल जाए, किसी प्रकार का कोई बैन ना हो, किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन ना हो, ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकता व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे में यह तय करना जरूरी होता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जो हैं वो सही है, यानी न्यायोचित का मतलब है कौन से सामाजिक प्रतिबंध सही हैं और कौन से प्रतिबंध सही नहीं है, किसको स्वीकार किया जाना चाहिए और किसको हटाया जाना चाहिए, ये हमें समझना है। ठीक है, अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देखा, यानी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, हम यही पढ़ रहे थे ना। लेकिन अब हम देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रतिबंध भी होने चाहिए, यानी कि स्वतंत्र होने का मतलब उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता को रोक टोक लगाए। ठीक है, अब मान लो कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है, ठीक है, कोई अच्छा कार्य करना चाहता है, अगर उसमें भी कोई रोक टोक हो रही है तो फिर उसकी स्वतंत्रता का क्या मतलब है? तो यहीं पे बताया जा रहा है कि प्रतिबंधों को कम करना है और बहुत कम करना है, लेकिन इतना भी कम नहीं कर देना कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से किसी चीज को चयन ना कर सके। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्रता होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति या समूह या कोई समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, अपने दिशा, अपने स्वरूप का जो निर्धारण है वो करने में सक्षम हो, समर्थ हो। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता को हमें इस लेवल पे विस्तार देना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई समुदाय अपने भाग्य निर्धारण के लिए, ठीक है, अपने बारे में कोई फैसला लेने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र हो, समर्थ हो। इस अर्थ में स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति की रचनाशीलता या रचनात्मकता कह लो आप, या क्रिएटिविटी कह लो, संवेदनशीलता कह लो, या क्षमताओं के भरपूर विकास का बढ़ावा देती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी तो वो क्रिएटिव सोच पाएगा, क्रिएटिव कुछ कर पाएगा, अपनी मर्जी से कुछ बेहतर कर पाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं का विकास कर पाएगा। मान लो स्वतंत्रता नहीं है तो फिर वो अपना विकास ही नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसको स्वतंत्रता है तो वो अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है। ठीक है, ये विकास वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है भाई कोई खिलाड़ी बनना चाहता हो, वो खेल के क्षेत्र में अपने आप को डेवलप कर ले, कोई साइंस के क्षेत्र में अपने आप को डेवलप कर ले, कोई कला के क्षेत्र में डेवलप करके कलाकार बन सकता है, कोई संगीत के क्षेत्र में डेवलप होकर संगीतकार बन सकता है, कोई अन्वेषण कर सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, यानी कि विकास जो है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो स्वतंत्रता है तो मनुष्य अपना विकास कर पाएगा, और मनुष्य अपना विकास किसी भी क्षेत्र में कर सकता है। ठीक है, चाहे वो खिलाड़ी बने, चाहे वो साइंटिस्ट बने, चाहे वो जो बनना चाहे। तो यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है, तो स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये जो बुक होती है ना, इसके टॉपिक थोड़े से टफ होते हैं जो आपको बुक से पढ़ने में समझ में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्वतंत्र समाज वह समाज होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन, अपने मतलब हितों को ध्यान में रखते हुए कम से कम प्रतिबंधों के बीच में किसी कार्य को करने में समर्थ हो। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता का मतलब यह है कि समाज में लोगों पे कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए। स्वतंत्रता को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, कीमती माना जाता है, बहुमूल्य माना जाता है, क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। ठीक है, फैसला ले पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि मान लो व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो अपना विवेक यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाएगा, अपने फैसले ले पाएगा। ठीक है, उसकी जो फैसले लेने की जो शक्ति है उसका प्रयोग कर पाएगा।
ठीक है, अगर स्वतंत्रता है। अब मान लीजिए जैसे अंग्रेजों का समय था, जब अंग्रेजों का शासन था, तो क्या भारतीय स्वतंत्र थे? नहीं। क्या भारतीय सभी फैसले अपनी मर्जी से ले पाते थे? नहीं ले पाते थे, उन्हें अंग्रेजों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि व्यक्ति स्वतंत्रता के कारण ही अपने फैसले लेने में सक्षम हो पाता है। अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई स्वतंत्रता स्वतंत्रता हमने बहुत पढ़ लिया, स्वतंत्रता पे कहीं ना कुछ प्रतिबंध होना आवश्यक है, क्योंकि हर चीज़ की स्वतंत्रता दे देना सही नहीं है, कुछ जगह पे कुछ बैन लगने जरूरी होते हैं। तो वो प्रतिबंध क्यों है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। ठीक है, कोई ना कोई प्रतिबंध होना जरूरी है, यही चीज़ आप अच्छे से समझते हो। आप स्कूल में भी जाते हो तो आपके स्कूल में आपको कुछ स्वतंत्रता है तो कुछ आपको प्रतिबंध भी होंगे। जैसे कि आपको स्कूल जाने की स्वतंत्रता है तो आपको ये प्रतिबंध भी होगा कि आपको टाइम पे ही जाना है। आपको स्कूल जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये प्रतिबंध भी होगा कि आपको यूनिफॉर्म पहनकर ही जाना है, आप घर के कपड़े पहन के नहीं जाओगे। ठीक है, आप कहीं पे भी किसी इंस्टीट्यूशन, किसी मंदिर वगैरह में जाते हो तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिबंध होते हैं जिसका पालन आपको करना होगा। मंदिर में हम जाते हैं तो चप्पल को बाहर उतार के जाते हैं, चप्पल पहन के थोड़ी चले जाते हैं, वहाँ पे प्रतिबंध होता है। ठीक है, इसी तरीके से रोड पे हम जाते हैं तो रेड लाइट वगैरह हमें क्रॉस नहीं करनी होती, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध होता है। रेड लाइट को क्रॉस करना एक तरह से अपराध माना जाता है। ठीक है, तो प्रतिबंध होना जरूरी है। अगर मान लो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, सोचो, अगर मान लो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है तो क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, जो जिसका जो दिल करेगा वो करेगा। कोई रेड लाइट को नहीं मानेगा, ठीक है, कोई कहीं पे काम करवाने जा रहा है, लाइन लगी हुई है, वो लाइन को नहीं मानेगा, वो जाके लाइन तोड़ेगा। ठीक है, कोई भी कपड़े पहन के किसी भी इंस्टीट्यूट में चला जाएगा, किसी भी प्रकार की हरकतें करेगा, तो ये कहीं ना कहीं इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। तो लोगों के बीच में विवाद हो सकता है, उनकी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है। ठीक है, लोगों को इसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी भी हो सकते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण करने के लिए, विवादों का निपटारा करने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वो तरीके क्या हो सकते हैं कि कुछ मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं, कुछ बैन लगा दिया जाए। ठीक है, जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास जब तक हम ना करें, तब तक हम अपनी आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ, ठीक है, साथ रहने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर हम किसी दूसरे की आज़ादी पे कहीं ना कहीं अपने विचार थोपने लग जाएंगे तो फिर वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो ऐसे में कोई ना कोई प्रतिबंध की आवश्यकता पड़ ही जाएगी। और कम से कम ये भी जरूरी है कि कुछ विचार, कुछ विश्वास, कुछ मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हों। ठीक है, तो ये सब स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। और आगे देखते हैं, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है हानि सिद्धांत का। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये लास्ट स्लाइड है, फिर हानि सिद्धांत करेंगे। देखिए, कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी जो प्रबल आस्था है उसके लिए ज़रूरी है कि इन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं और उनसे अलग रखते हैं। बिल्कुल सही। कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे मान लो आपके जो विचार हैं, आपके विचार को सभी माने, अगर आपके विचार को कोई नहीं मान रहा तो हमें लगता है ना कि उसके जो हमसे अलग राय रखते हैं उसको खारिज करें, उसकी बातों को ना माने। तो महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन से प्रतिबंध आवश्यक हैं और कौन से औचित्यपूर्ण है यानी सही है, कौन सा सही नहीं है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हानि सिद्धांत की, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, हानि सिद्धांत और सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता, 2-3 टॉपिक बताऊंगा आपको, वो याद करके जाना है पेपर में। और हो सकता है अगर आपको लगे ना कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है हानि सिद्धांत का। मैं आपको जब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर करा दूंगा। यहाँ पे आपको समझने का प्रयास करना है, थोड़ी बहुत दिक्कत आए 2 बार देखो 3 बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक थोड़े से मुश्किल होते हैं जो आसानी से नहीं समझ में आते हैं। अब बात करते हैं हानि सिद्धांत के। तो देखिए, इसे बहुत ध्यान से समझना है आपको। किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप का लक्ष्य जो है वो केवल आत्मरक्षा होना चाहिए। ठीक है, ये मिल के विचार हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, उन्होंने हानि सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक में, उन्होंने हानि सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि किसी काम को करने की स्वतंत्रता में, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप एक ही कंडीशन में किया जा सकता है। कब? जब आत्मरक्षा के लिए किया जा रहा हो, यानी कि सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ
शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, एकमात्र उद्देश्य जो उसका है वो केवल ये है कि किसी दूसरे को हानि से बचाना हो सकता है, ठीक है। यानी कि समाज में किसी कार्य पे प्रतिबंध तभी, रोक तभी लगाई जा सकती है जब उसके कार्य से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, ठीक है। इसे को हम कह सकते हैं हानि सिद्धांत। जो जेएस मिल थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे, इन्होंने दो प्रकार की बातें करी हैं, ठीक है। इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य के कार्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कार्य होता है जो मनुष्य से रिलेटेड है, जैसे मान लो मैं कोई काम करता हूं, उसका फर्क केवल मेरे को पड़ता है, तो वो स्वयं संबंध हो जाता है। दूसरा कार्य ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं कोई काम करता हूं और इसका प्रभाव किसी दूसरे को पड़ता है, तो वो पर संबंध हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मुझे भाई कोई कपड़ा पसंद है, मुझे मान लो कुर्ता पसंद है, मैं कुर्ता पहनता हूं, तो ये कुर्ता मैं अपने पैसों से खरीद रहा हूँ, खुद पहन रहा हूँ, तो उससे किसी दूसरे को क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, तो ये स्वयं संबंध हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर मैं रात में 12 बजे अपने घर के सामने डीजे बजाता हूँ बहुत तेज आवाज में, ठीक है। अब मैंने बहुत तेज आवाज में डीजे बजाए, तो मुझे तो भाई मजा आ रहा है मान लो, लेकिन हो सकता है कि कितने सारे लोगों को उससे परेशानी हो रही हो, लोगों की नींदें खराब हो रही हो, लोग इस पे गुस्सा करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये परसंबंध हो जाएगा। यानी कि डीजे मैं बजा रहा हूँ लेकिन उसका असर दूसरे लोगों पे भी पड़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उनको हानि पहुंचा रहा है। इसी को हानि सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो मिल कहते हैं कि जिसका अगर ये वाली कंडीशन है तो भाई उसको करने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी को समस्या होगी, दूसरे को नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो इस पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार की बातें हैं। तो आई होप आपको हानि सिद्धांत यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। स्वयं संबंध का मतलब क्या होता है कि जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता हो। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, उसका प्रभाव केवल आप पे पड़ रहा है। जैसे आप खूब पढ़ाई कर रहे हो, आप दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, इसका फायदा मिलेगा भाई, आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको नॉलेज मिलेगी, आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो इसका फायदा किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, किसी दूसरे को थोड़ी मिलेगा फायदा या नुकसान। मान लो आप दिन रात पढ़ रहे हो, तो जो मार्क्स मिलेंगे आपको मिलेंगे, आपके दोस्त को थोड़ी वो नंबर मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, ये ऐसा कार्य है जिससे आप पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन दूसरा क्या है, पर संबंध। पर संबंध में ऐसे काम हो जाते हैं जिसका प्रभाव मतलब कार्य करने वाला कोई और है, लेकिन उसका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी दूसरे पे पड़ता है, और हो सकता है कि दूसरे को उससे हानि हो रही हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहा हूँ मान लो, तो भाई मुझे मजा आ रहा होगा, हो सकता है मुझे बहुत मजा आ रहा हो, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे को बहुत नुकसान हो रहा हो, उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा हो, ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता बाधित हो रही हो, किसी दूसरे को उससे हानि पहुंच रही हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उस पर बैन लगाना चाहिए, ठीक है। यही इसमें हानि सिद्धांत में बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हानि सिद्धांत की बात आए तो आप बता देना कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब उसकी वजह से किसी दूसरे को हानि पहुंच रही हो, या फिर आत्मरक्षा की कंडीशन में लगाया जा सकता है, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी पे हमला करा, उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए उस पर हमला करा, तो वो आत्मरक्षा में माना जाएगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ बताया जा रहा है। और दूसरा ये भी बताया हानि सिद्धांत में कि कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक कार्य वो होता है जिससे खुद पे उसी पे फर्क पड़ रहा हो, एक कार्य वो होता है जिससे कर कोई दूसरा रहा हो लेकिन फर्क उसका दूसरों पे पड़ रहा हो, दूसरों को हानि हो रही हो। तो ये दोनों बातें बतानी थी। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ, इसको याद करके जाना है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के दो आयाम है, कौन कौन से, एक तो है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है और नकारात्मक क्या होता है ये समझ लेते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है भाई, सिंपल है, देखिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता ये बताता है कि जो प्रतिबंध हो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रतिबंध जो है वो नहीं होने चाहिए, या फिर प्रतिबंध हो तो वो बहुत कम होने चाहिए, ठीक है। ये प्रतिबंध को हर तरह से मना करता है, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करता है। अगर प्रतिबंध होंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो, सभी व्यक्तियों को अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की छूट हो, और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, ठीक है। इसको कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। इसके समर्थक कौन है, J.S. मिल, यानी जो जॉन स्टुअर्ट मिल है ये इसको सपोर्ट करते हैं, और F.A. हायक जो है ये भी इसको सपोर्ट करते हैं। ये है नकारात्मक। अब सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि नियम और कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सके, यानी कि लोगों के कार्यों में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को, ठीक है। वो प्रतिबंध की बात कर रहा था कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कह रहे हैं प्रतिबंध होने चाहिए लेकिन कम होने चाहिए, ठीक है, नियम और कानून के अंतर्गत होने चाहिए। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है।
यहाँ पे कहा जा रहा है प्रतिबंध होने चाहिए, वहां पे कहा जा रहा था प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। ठीक है, यही फर्क है सकारात्मक और नकारात्मक में। और यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे क्या प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव समाज में रहता है और उसके कार्य जो होते हैं उससे दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका जीवन जो है वो बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम सही तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं बंधन मुक्त होता है हमारा जीवन। इसके समर्थक हैं T.H. ग्रीन और प्रोफेसर ईसा बर्लिन, जो इन बातों को मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा जो है वो उसमें ये कहा जाता है कि कम से कम लोगों के जीवन में हस्तक्षेप होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, लोगों के मन में जो विचार हैं वो अपने विचार को दूसरों के सामने रख सकते हैं। तो जो मिल है, यानी कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, इन्होंने अपनी पुस्तक जो ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थिति में गलत और भ्रामक लग रहे हो। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे समझिए। देखिए, मिल कहते हैं कि सभी लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके विचार आज के समय में आपको अच्छे नहीं लग रहे, कि लग रहा है कि यार इसके विचार गलत हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके विचार जरूर गलत हैं। ठीक है, गलत होने के बाद भी इसके विचारों को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी के विचार सही है तो वही अभिव्यक्त कर सकता है, किसी के विचार अगर आज गलत भी लग रहे हैं ना तो उसको भी कहीं ना कहीं विचार की अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, लोग डिसाइड करें कि क्या सही क्या गलत है वो बात की बात है, लेकिन सभी को अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। इन्होंने इसके पीछे 4 तर्क दिए हैं, 4 लॉजिक दिए हैं। ठीक है, कैसे वो लॉजिक है समझिए। इनका कहना है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, कोई भी विचार है ना वो 100% गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का भी कुछ अंश होता है। ठीक है, हो सकता है उसमें कोई ना कोई सच्चाई का अंश हो। एक तो इन्होंने ये तर्क दिया है। अब आप कहोगे दूसरा तर्क कौन सा दिया है, तो दूसरा तर्क ये कहते हैं कि सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, खुद से सत्य नहीं आ जाता, बल्कि जो विरोधी विचार होते हैं, तो विरोधी विचार के जब टकराव पैदा होता है उसके बाद कहीं ना कहीं सत्य जो है उत्पन्न होता है। यानी जब 2 विरोधी विचार आपस में टकराते हैं तब जाके सत्य, ठीक है, सामने आता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2 अलग अलग विचारधाराओं के लोग आपस में किसी मुद्दे पे बहस कर रहे होते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं सत्य सामने आएगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो ये पहला तर्क, ये दूसरा तर्क। अब तीसरा और चौथा तर्क देखते हैं। देखिए तीसरा तर्क क्या देते हैं, ये मिलने का है कि जब किसी विचार के, ठीक है, जब किसी विचार के सामने एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं हमको पता लगती है। ठीक है, यानी जब एक विचार है उसके सामने कोई दूसरा विरोधी विचार आ रहा है तब हमें पता लगेगा कि वो सही है या नहीं है, इसकी विश्वसनीयता पता लगेगी। तीसरा तर्क। चौथा तर्क क्या है, ये कहते हैं कि आज जो सत्य है, हो सकता है आज जो आपको सही लग रहा हो वो हमेशा सत्य नहीं रहेगा। ठीक है, हमेशा सत्य नहीं रहेगा। कई बार क्या होता है, जो विचार आज स्वीकार्य नहीं है, लोगों को आज पसंद नहीं आ रहे, आज सही नहीं है, वो आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक समय ऐसा था जब भारत में बहुत जंगल होते थे, बहुत जंगल होते थे, खूब जंगल होते थे। ठीक है, पेड़ पौधे जंगल होते थे, तब लोगों ने खूब पेड़ काटना शुरू करा। ठीक है, उस समय किसी व्यक्ति ने कहा था कि भाई पेड़ मत काटो, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तब लोगों ने ये कहा कि इतने सारे तो जंगल हैं, थोड़ा सा हम काट देंगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, उस समय की सिचुएशन में तो भाई उसकी बात सही है कि उस समय तो कुछ बिगड़ना नहीं था। ठीक है, यानी कि उस समय के हिसाब से ये बात सत्य साबित हो रही थी कि ठीक है चलो कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन बाद में जब पेड़ों की खूब कटाई हुई, इतने पेड़ काटते गए, 100 साल तक पेड़ों को काटा गया, 150 सालों तक पेड़ों को काटा गया, तब जाके ये महसूस हुआ कि भाई वो बात सत्य थी। उस समय वो चीज़ उतनी सत्य नहीं लग रही थी, लेकिन आज पता लग रहा है कि भाई आज पेड़ पौधे जंगल खत्म हो गए, उसके क्या हानि क्या नुकसान हो रहे हैं वो आज सामने आ रहे हैं। तो यही आपको कंडीशन हो सकती है कि लगता है कि आज जो सत्य है वो हमेशा सत्य नहीं रह सकता। हो सकता है कि बाद में वो कहीं ना कहीं विचार जो आज स्वीकार्य है आने वाले समय में वो स्वीकार्य ना रहे, या फिर आने वाले समय में वो विचार मूल्यवान हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही बातें आपको यहाँ बतानी थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप में समस्या का समाधान बन सकता है। यानी कि मान लो आपने किसी के विचारों पे, ठीक है, किसी के विचारों पे प्रतिबंध लगा दिए, तो हो सकता है कि वो छोटे से समय के लिए, अल्पकाल के लिए, ठीक है, अल्पकाल के लिए किसी समस्या का समाधान बन जाए, लेकिन तत्कालीन मांग, उस समय की जो मांग है उसको पूरा कर भी दे, लेकिन समाज में स्वतंत्रता के दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से ये बहुत खतरनाक होगा।
आज हो सकता है आप किसी की स्वतंत्रता पे अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दो, थोड़े समय के लिए आपको उससे फ़ायदा मिल भी जाए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये खतरनाक साबित होगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। एग्जाम्पल से देता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कई बार क्या होता है, देश में कुछ आंदोलन हो जाते हैं, ठीक है, उस आंदोलन में सरकार के खिलाफ लोग जो होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। हो सकता है सरकार आज उनके आंदोलन को दबा दे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में 10 20 50 साल के बाद वो आंदोलन दोबारा से खड़ा हो सकता है और फिर भयंकर रूप ले सकता है और बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ये एग्जाम्पल को पुट करके बताया आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अपना चैप्टर 2 खत्म हो जाता है, और एनसीईआरटी से पढ़ना चाहो तो उससे पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको जो मेन चीज़ है वो सारी आपको यहाँ पे करा दी है। ठीक है, पेपर में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ पूछ लिया जाता है, सिंपल, उसको उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। फिर स्वतंत्रता के जो 2 रूप हैं, सकारात्मक नकारात्मक, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। तीसरा जो आपका हानि सिद्धांत है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हानि सिद्धांत भी याद करना। जो भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो के अंदर से ही आएगा। तो वीडियो आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।